नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपने सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत बहुस्तरीय देव निदर्शन का अध्ययन किया था और उससे पहले अपन ने स्तरीकृत देव निदर्शन के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। और मैं सोचता हूँ शायद आपको ये समझ में आया होगा कि क्या स्तरित देव निदर्शन है और किस प्रकार बहुस्तरीय देव निदर्शन है। इसके अपन ने गुण, दोष और उसके बाद अपन ने अन्य देव निदर्शन के, जिसको अपन कई भागों में बांटा, जिसमें पहला समूह और क्षेत्रीय निदर्शन, समूह निदर्शन के लाभ, हानियाँ, बहुचरणीय निदर्शन, ये सारा अध्ययन, फिर दोहरा या पुनरावृत्त निदर्शन के पढ़ा था अपन ने। और मैं सोचता हूँ शायद आपने इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस प्रकार स्तरित जो निदर्शन है वो हमारे रिसर्च में उपयोगी है और उसका उपयोग अपन किस प्रकार से करते हैं। आज अपन पढ़ाई करेंगे गैर संभावना निदर्शन। गैर संभावना निदर्शन क्या होता है? जैसा कि गैर संभावना निदर्शन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग या संभावना का महत्व नहीं माना जाता है और यह प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करता और इसका प्रयोग गुणात्मक अन्वेषण का विश्लेषण में होता है। इसके प्रकार हैं सुविधाजनक, स्वउद्देश्य, कोटा, स्नेहबॉल और स्वेच्छा निदर्शन है। इनमें निम्नांकित, इसको हम समझेंगे निम्नांकित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है इसका स्वदेशीय निदर्शन। इसमें निदर्शन का चुनाव किसी विशेष उद्देश्य से होता है, इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण निर्णय संबंधी अथवा सविचार निदर्शन कहते हैं। अर्थात इस निदर्शन को सेलेक्ट करने के लिए हमारा एक निश्चित उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य होता है कि हम इस प्रकार का निदर्शन की प्रक्रिया को क्यों अपना रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं। इस निदर्शन में, जिसे निर्णयात्मक निदर्शन भी कहते हैं, अनुसंधानकर्ता उद्देश्यपूर्वक उन व्यक्तियों को चुनता है जो उसकी दृष्टि से प्रतिदर्श सदस्यों के लिए कुछ उपयुक्त वांछित विशेषताओं के साथ अनुसंधान के विषय के लिए सार्थक समझे जाते हैं और उसको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है अपने अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं व्यक्तियों को चुनता है जो उसके लिए उपयोगी होते हैं या उपयुक्त होते हैं। इसको जहोदा तथा कुक के अनुसार इन्होंने डिफाइन किया है, जहोदा और कुक ने। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति अर्थात अध्ययनकर्ता निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक है। फॉर एग्जाम्पल, कि अपराध के ऊपर कोई अनुसंधान किया जा रहा है, एक विशेष अपराध के लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है, तो सबसे पहले सारे अपराधियों का अध्ययन करने के बजाय ऐसे अपराधियों को ढूंढा जा सकता है जो उस विशेष अपराध में संलिप्त रहे हो और उनकी एक सूची तैयार करके उनका अनुसंधान किया जाता है, तो वह उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान कहलाता है। जो उनके राजनीतिक दलों की लोकप्रियता जानने के लिए या चुनावी नतीजों को पूर्वानुमान बनाने के लिए लोकप्रिय पत्रिकाएं चुनिंदा महानगरों में सर्वेक्षण करती हैं। इस प्रकार इस विधि में कुछ चरों को, कुछ वेरिएबल्स को महत्व माना जाता है और वह समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इकाइयों के चयन विचार के बाद किया जाता है और पूर्व निर्णय पर आधारित होता है। दूसरा है इसका जो मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार रहते हैं। समग्र की इकाइयों के गुण से पूर्व परिचय होता है, अर्थात अनुसंधान कर्ता जो है उन यूनिट्स को पहले से ही जानता है। उद्देश्यों की निदर्शनों द्वारा अधिकतम पूर्ति की जाती है।
तीसरा, पक्षपात की संभावना पूरी रहती है। गुण, धन कम व्यय होता है क्योंकि समय खराब नहीं होता, क्योंकि उनसे पहले ही परिचय हो चुका होता है। दूसरा, निदर्शन विशाल क्षेत्र में न होकर छोटा होता है। अधिक प्रतिनिधित्व भी संभव हो सकता है। कम इकाइयों की दशा में ये निदर्शन अधिक उपयोगी होते हैं। पूर्वगामी अध्ययनों में विशेषकर लाभकारी होते हैं। इसके कुछ दोष हैं। अध्ययनकर्ता अपने समग्र को नहीं समझ पाता है। स्वतंत्र चयन के कारण निदर्शन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। निदर्शन की अशुद्धियां ज्ञात नहीं हो पाती है। प्रायः निष्कर्षों में बहुत कम परिशुद्धता होती है। स्वयं निर्वाचित निदर्शन, दूसरा जो निदर्शन है इसका, जब व्यक्ति स्वयं निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करते हैं, व्यक्ति खुद आते कि भी हमारा सर्वे कर लीजिए। जैसे ये सोचते हैं कि कृषि में किसी प्रकार का डिजीज हो गई और ऐसी स्थिति में उस डिजीज का हमें रिसर्च करनी है कि भी कितना नुकसान हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चलकर। तो ऐसे में वो लोग स्वयं जब उस स्थिति से प्रभावित होते हैं, या जैसे कोई बाढ़ आ गई है और बाढ़ में उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति स्वयं रिसर्चर के पास पहुंच जाते हैं कि साहब मेरा भी घर बहा है, या मेरा घर भी टूटा है, या मेरी फसल भी खराब हो गई है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं निर्वाचित निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा निदर्शन अनायासी या स्वयं निर्वाचित होते हैं। अध्ययनकर्ता निदर्शन को नहीं चुनता है। कोई विचार या राय ज्ञात करने के लिए रेडियो पर यदि कोई उपहार या पुरस्कार घोषित कर दिया जाए तो श्रोता स्वयं राय भेजेंगे तथा निदर्शन पूर्व निश्चित नहीं बल्कि स्वयं निर्वाचित होता है। अभ्यंस निदर्शन, इसे ही प्राय प्रतिनिधि निदर्शन भी कहते हैं। जहोदा तथा कुक के अनुसार अभ्यंस निदर्शन का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे निदर्शन का चयन करना है जो ऐसी जनसंख्या का लघु रूप है जिसका सामान्यकरण किया जाना है। अतएव इसे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा गया है। इससे समय तथा धन की बचत होती है। सामान्यतः जनमत सर्वेक्षणों में इसे प्रयोग किया जाता है। विभिन्न इकाइयों से साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका एक अभ्यंस निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार समस्त वर्गों की इकाइयों में उचित अनुपात में सूचनाएं हो जाती हैं। तीसरा, सुविधाजनक निदर्शन। इस विधि में अध्ययनकर्ता अपनी सुविधानुसार निदर्शन का चयन करता है तथा इसके प्रमुख आधार धन, समय, कार्यकर्ता तथा योग्यता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सुविधात्मक निदर्शन को दुर्घटनात्मक या अव्यवस्थित निदर्शन भी कहा जाता है। इस निदर्शन में अनुसंधानकर्ता उन सभी व्यक्तियों का अध्ययन करता है जो उसे अत्यंत सुविधा से उपलब्ध हो जाते हैं या जो अनुसंधान के दौरान अचानक उनके संपर्क में आ जाते हैं। उदाहरणार्थ, विश्वविद्यालय के छात्रों के अध्ययन में लगा हुआ अनुसंधानकर्ता विश्वविद्यालय कैंटीन, पुस्तकालय, कुछ विभागों, खेल के मैदानों, बरांडों में छात्रों से मिल सकता है और कुछ छात्रों का साक्षात्कार ले सकता है। इसे ही अनियमित अथवा अवसरवादी निदर्शन विधि भी कहते हैं। यह विधि बिल्कुल अवैज्ञानिक होती है तथा इसमें अध्ययनकर्ता पर कोई नियंत्रण न होने के परिणाम स्वरूप इसमें अत्यधिक पक्षपात एवं अभिनति की संभावना होती है। इसमें विश्वसनीयता का अभाव बना रहता है। यह विधि ऐसे सर्वेक्षणों के निदर्शन निर्धारण में उपयोगी सिद्ध होती है जहां समग्र का स्पष्ट ज्ञान न हो, निदर्शन की इकाइयां स्पष्ट न हो तथा पूर्ण स्रोत सूची उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। सुविधाजनक निदर्शन का सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि यह त्वरित और कम खर्चीली होती है, लेकिन यह अत्यधिक पूर्वाग्रह ग्रसित प्रतिदर्श हो सकता है। पूर्वाग्रह से संभावित स्रोत इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, साक्षात्कारकर्ता के साथ सहयोग करने में उत्तरदाता के अपने हित हो सकते हैं। दूसरा, उत्तरदाता ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुखर या डिंग मारने वाले हो। सुविधात्मक निदर्शन का अन्वेषण अनुसंधान में तब अच्छा उपयोग हो सकता है जब संभावना प्रतिदर्श के साथ अतिरिक्त अनुसंधान किया जाए। नेक्स्ट, कोटा निदर्शन। यह स्थिरीकृत निदर्शन का ही एक रूप है कि अंतर केवल इतना है कि समग्र जन को स्तरों में बांटने और उत्तरदाताओं को देव रूप में चयन करने के बजाय यह अनुसंधानकर्ता द्वारा निश्चित किए गए कोटे पर कार्य करता है। 5 संस्थानों में 150 छात्रों में से 50 MBA के छात्रों के अध्ययन करने वाले उदाहरण में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक संस्था से
10 छात्रों को निश्चित कर देता है, जिनमें से 5 लड़के और 5 लड़कियां होगी। उत्तरदाताओं का चयन साक्षात्कारकर्ता पर छोड़ दिया जाता है। कोटे का निर्धारण अनुसंधान के प्रकार और स्वभाव से संबंध कई कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, अनुसंधानकर्ता एक MBA संस्था में से 5 में से 3 लड़की का साक्षात्कार अंतिम वर्ष के छात्रों में से और 2 प्रथम वर्ष से या 2 प्रातःकालीन सत्र 2 वर्ष के पढ़ने वाले छात्रों में से और 3 सांध्यकालीन सत्र में पढ़ने वाले छात्रों में से साक्षात करने का निश्चय करता है। समग्र जन में से उनके अनुपात के अनुसार भी कोटा निश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न धर्मों के 100 पुरुष व 50 महिलाएं वाली एक शैक्षिक संस्था में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग के प्रति लोगों के रुख के अध्ययन करने के लिए कोटा 2 पुरुषों व 1 महिला के अनुपात में निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद भी कोटा प्रत्येक धार्मिक समूह में से व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। कोटा निदर्शन के लाभ, यह अन्य विधियों से कम खर्चीला है। इसमें निदर्शन ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है। यह अपेक्षाकृत प्रभावी होता है। यह बहुत कम समय अवधि में पूर्ण किया जा सकता है, परंतु कुछ लिमिटेशन भी है। यह प्रतिनिधिक नहीं होता है। इसमें चयन में साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह वंश हो सकता है। निदर्शन की त्रुटियों का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। क्षेत्रीय कार्य सख्त, नियंत्रण कठिन होता है। अब आता है हमारा विस्तृत निदर्शन। इस विधि में अधिकतम इकाइयों को निदर्शन में सम्मिलित किया जाता है। जिन इकाइयों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने में कठिनाई होती हो, उन्हें छोड़ दिया जाता है। यह प्रणाली एक विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए वृहत आकार के समग्र के किसी विशाल भाग का अध्ययन करने में लाभकारी होती है। यदि छोड़ दी गई इकाइयां अधिक महत्वपूर्ण होगी तो उस अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष भ्रांतिपूर्ण अथवा संदेहास्पद होंगे। आजकल दोनों ही प्रकार से अर्थात संभावना निदर्शन तथा गैर निदर्शन को परिस्थितियों, सुविधाओं तथा आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। दोनों के अपने लक्षण तथा गुण दोष पृथक है। अतएव अधिकांशतः दोनों निदर्शन विधियों का मिला जुला रूप सामान्य प्रयोग में लाया जाता है। इसी को मिश्रित निदर्शन कहा जाता है, जिसमें दोनों प्रणालियों का समन्वय होता है। नेक्स्ट, गैर संभावना निदर्शन में सूचनादाताओं के चयन में पूर्वाग्रह। अनुसंधान की सफलता चयनित उत्तरदाताओं द्वारा प्रदत्त जानकारी पर निर्भर करती है। कई बार अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित अगणीय सूचनादाता वे होते हैं जिनके पास अध्ययन के अंतर्गत विषय पर पर्याप्त जानकारी नहीं होती और जो सहयोग करने में तथा उत्तर देने में अनिच्छा दर्शाते हैं। निम्नलिखित प्रकरणों में प्रमुख व्यक्तियों उत्तरदाताओं का चयन करने में अनुसंधानकर्ताओं का पूर्वाग्रह स्पष्ट होता है। पहला, अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के सामाजिक परिवेश का ज्ञान या तो नहीं होता है या कम होता है। दूसरा, सूचनादाता समग्र जन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अर्थात समग्र जन के समस्त गुण उनमें नहीं होते हैं। तीसरा, वे इस अर्थ में अप्रातिनिधिक नहीं होते हैं, उनकी राय भ्रांतिपूर्ण हो सकती है। चौथा, वे सहयोग व सहायता देने के लिए अनिच्छुक होते हैं। फिफ्थ, वे किसी विशेष समूह में क्रियावादी होते हैं, जिसके कारण वे अन्य समूह के विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। सिक्स, अन्वेषण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समुदाय के सीमांत रूप से संबंध होते हैं और इस कारण उनमें पूर्वाग्रह अवश्य आ जाता है। सेवन, सूचनादाताओं का चयन जो अध्ययन के लिए सुविधाजनक है। लास्ट, कुछ प्रकार के लोगों के प्रति जैसा अस्पृश्य, गैर हिंदू, गंदे कपड़े पहनने वाले, अत्यधिक फैशन करने वाली महिलाएं आदि के प्रति अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत झुकाव के कारण अनुसंधान पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकता है। धन्यवाद। कल अपन इस निदर्शन की कुछ समस्याओं का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, तब तक